नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद प्रदेश में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। आपको मालूम है कि राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है और पटना हाई कोर्ट में से बड़ी चुनौती भी दे दी गई है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है, तो सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे कि मामला कोर्ट क्यों पहुंच गया। देखिए, रिजर्वेशन में पहले एक जजमेंट आया था जो 9 जज बेंच का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। जी। उसका नाम था इंदिरा साहनी जजमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और ये 16/11/1992 को आया था। इस जजमेंट में एक मुख्य बात जो निकल के आई थी कि कोई भी रिजर्वेशन 50% सीलिंग से अबव नहीं होगा। 50% सीलिंग से अगर अबव जाएगा तो ठीक है, आप डेवलपमेंट सोसाइटी का नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर डेवलपमेंट कास्ट बेस्ड आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उसमें बहुत सारी बात उठाई गई थी, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उसके मेरिट से आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि मेरिटोक्रेसी कंप्रोमाइज़ करके उसको रिस्क पर डाल रहे हैं और फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो ऐसे में डिमेरिटोरियस का एक समा बन जाएगा वहाँ पर। और दूसरा क्या है कि फिर राज्य खजाना एक दूसरा सिस्टम निकालिए, भाई राज्य खजाना से पैसा इतने लोगों को बांट दिया जाएगा ऐसा। तो इस ढंग की बात उठी थी। दूसरी बात यह उठी थी कि क्या कास्ट ओनली रिलायबल फैक्टर है जो इंडिकेट करता है कि फलाना गरीब है और फलाना अमीर है। तो इन बातों पर वही बात चली थी। और तीसरी बात हुई थी कि जो राइट टू इक्वलिटी जो एक फंडामेंटल राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट दिया, जबकि आप जिस चीज़ से कर रहे हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, सिर्फ सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। इन बातों को ध्यान देते हुए कोर्ट ने उस जजमेंट में जो 6-3 से जजमेंट हुआ था, 6 लोग पक्ष में गए थे, 3 लोग उसके विपक्ष में गए थे। 6 मतलब 6 लोगों ने कहा कि नहीं, अगर अभी जो समाज की स्थिति है 1992 की बात है, तो जो सोशल स्टेटस अभी जो है उसमें कास्ट को ही डिनोमिनेटर मान लिया चाहिए कि कास्ट से ही गरीबी और अमीरी को हम मान लेते हैं। तो उसने कहा कि जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो कास्ट ही होगा। और जो जिसको मंडल कमीशन जजमेंट भी लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, जो 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टाम्पिंग कर दिया कि नहीं वो सही है, वो अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई अगर गरीबी की बात है तो इसमें कास्ट बेस कंप्लीट कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्रीमी लेयर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। और क्रीमी लेयर का मतलब उस समय 6 लाख था, जिसको बढ़ के 8 लाख कर दिया गया है कि जिस परिवार की आमदनी 6 लाख से ज़्यादा है या 8 लाख से भी ज़्यादा है, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और जिनका 8 लाख से कम है, 8 लाख का मतलब हो गया मोटा मोटी आप समझिए कि 65,000 पर मंथ जिनको आमदनी है, उनके परिवार को क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनके परिवार को इस आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन मैक्सिमम लोग तो उससे कम में ही आते हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो मुख्य बातें यही आई थी। इसमें 3 जज जो थे वो एकदम विरोध में गए थे और 2 जज पार्टली विरोध में पार्टली सपोर्ट में थे। ऐसा भी था मामला। ये बड़ा ही मानक जजमेंट है। और इसमें एक बाद में हुआ था, शुरू में इन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, जो बाद में प्रमोशन रिजर्वेशन भी बाद में हो गया है। तो उस समय एक बात 99 में उठी थी कि SC ST में तो ऐसी बात आपने नहीं कही है, केवल OBC में आपने बात कही है। तो 99 में इस जो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन नहीं होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया। लेकिन आज की जो स्थिति है उस स्थिति में ऐसा हो गया कि साहब उसको अब रिजर्वेशन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल रहा है, उसकी सुविधा मिल रही है। अब दूसरा एक मामला इधर हो गया आपको 12/1/2019 को संविधान का 103वां
103rd अमेंडमेंट किया अच्छा नरेंद्र मोदी सरकार ने, जी जी उसको कहा था प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट। अच्छा कहा कि ठीक है 1992 में स्थिति रही होगी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो उससे पहले का था, जिसमें मोरारजी भाई देसाई की गवर्नमेंट थी जी 1977 में, तो उस समय हमको लगता है 78 से 70 में मंडल कमीशन रिपोर्ट बना था। आर्टिकल 340 में स्टडी का उसमें था कि स्टडी किया जाएगा। उस रिपोर्ट को लागू किया गया था, नरसिंह राव गवर्नमेंट ने लागू किया था, जिसको चैलेंज कर दिया गया था। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, बहुत हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करके देखा था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको थम्पिंग कर दिया कि नहीं साहब वो लागू होगा। तो उस जजमेंट में जो हुआ था, तो उसके बाद ये कहे कि साहब उस समय की बात होगी, लेकिन अब तो बात हो गई दूसरी। क्योंकि सरकार भी देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा एक बात बता दें कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि इसको 10 वर्ष के लिए दिया जाए। 10 वर्ष के बाद, चूंकि परमानेंट फीचर नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये, कि भाई समाज में 2-3 भाग हम करके बैठ जाएं, वर्गीकरण कर दें, ताकि समाज में अगर भेद बैठेगा तो राष्ट्र कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता है। राष्ट्रवाद होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, और समाज में इतना ज़्यादा क्यारिया बना कर बंटवारा कर देंगे तो कहीं सोसाइटी कहीं न कहीं वीक पड़ती है, आपस में ही मनमुटाव लोगों को। घर में ही 2 बच्चा है, किसी को लड्डू किसी को पेड़ा बांटिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जहाँ तक बात है इकोनॉमिक फैक्टर को नहीं रख के कास्ट को वही डिनोमिनेटर मान लिया गया है। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा हम करते हैं कि 10% उनको मिला हुआ है, जो 49.5% मिल रहा है, उसको हम टच नहीं करते हैं। हम 10% इधर वाले में से देते हैं, जो 50% बचा हुआ है 50.5%, उसमें से 10% हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, हम जो सवर्ण कास्ट से आते हैं, जिसको फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, उनको हम 10% दे देते हैं। ठीक है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, और चैलेंज हो गया, और 5 जज बेंच का जजमेंट था, जिसमें 3/3:2 मतलब 3 जज फेवर में गए और 2 जज अगेंस्ट में गए। और जो 2 जज जो अगेंस्ट में गए, उसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित साहब भी थे। अच्छा। और एक जस्टिस रविंद्र भट्ट जो अभी भी हैं, वो भी उसके अगेंस्ट में थे कि साहब किसी भी केस में जो 50% है, जिसको कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगा, अगर हम उसको इसके आगे जाते हैं, तो इसको करने से एक फ्लड गेट खुल जाएगा, और स्टेट में जैसे तमिलनाडु, आंध्रा और झारखंड और बाकी कुछ स्टेट भी इस लाइन को क्रॉस करने में लगा हुआ है कि करके, चूंकि ये तो वोट बैंक है, तो वोट बैंक में कौन वोट बैंक से कितना अधिक शेयर ले लेता है, मामला तो वहाँ है। डेवलपमेंट को तो खैर उस सरकारी नौकरी से किससे कितना डेवलपमेंट होगा और क्या हो रहा है वो अलग बात है। तो सरकार ने यह भी कहा कि जो अपने रिजर्वेशन दिया तो डेवलपमेंट कितना हुआ और किनका हुआ, कौन लोग इसे निकल के आ रहे हैं, इस पर कोई स्टडी आपने हमको दिया नहीं है। चूंकि सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन लगा है वो 10 साल के लिए लगा था, इसको आप अनंत काल तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि EWS जो आप लगाए हैं, तो EWS तो हम उस कोटे में से लगा रहे हैं, लेकिन इसको चूँकि जो सरकार के जो अटॉर्नी जनरल उसमें वेणुगोपाल साहब थे, उन्होंने कहा कि हम उनके कोई साइज को इरोड नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ नहीं ले रहे हैं, जो इधर जो अनरिजर्व कोटा है उसमें से ही 10% हम दे रहे हैं। तब भी कहना था संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, उनका कहना यह था कि भाई सीलिंग तो ब्रेक हो रहा है ना। ठीक है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 50% सीलिंग है, वो कोई अभेद दीवार नहीं है, वो कोई इनवायलेबल कानून नहीं है, उसको किसी भी हालत में तोड़ा। उस 1992 में कहा गया, आज की परिस्थिति अगर बदलती है उसके हिसाब से, और ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है, तो एक बात उसमें लगा दिया कि अगर संविधान में अमेंडमेंट करके, क्योंकि इस जो 103rd अमेंडमेंट है, इसके तहत आर्टिकल 15 के 6 में और आर्टिकल 16 के 6 में ऐड किया गया, और ऐड करके EWS को 10% दिया गया। तो बोला कि संविधान में अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन को 50% सीलिंग को आप ब्रेक कर सकते हैं। अब मामला आप आ जाइए बिहार का। बिल्कुल, बिहार में मामला जो फंस रहा है, जो जिसको लेके लोग अभी गए हैं, ऐसे उसका मैंने पिटीशन देखा नहीं है, कोई आलोक कुमार फाइल किए हैं एडवोकेट उसको, और जो उसमें जो पिटिशनर हैं कोई गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठा कोई हैं, 2 आदमी फाइल किए हैं। इन लोगों ने चैलेंज किया है। इनका पहला ग्राउंड यही है कि ये जो आर्टिकल 15 का 1 जो कहता है लॉ ऑफ इक्वलिटी, और आर्टिकल 6 में लॉ ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 16 का 1 कहता है नो, मैंने आर्टिकल
इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इसको वायलेट करता है। ठीक है। और इंदिरा साहनी का जजमेंट जो मैंने शुरू जी, में जी, आपको शुरू कहा, में जो आपने 50% बताया जो था। सीलिंग है, ठीक है। जिसमें यह कहा गया कि इसको कि आप ब्रेक उसको करना ब्रेक नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। वायलेट करता है। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो ईडब्ल्यूएस वाला आया है, उस जजमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी तो जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हुआ नहीं है इस केस हुआ में, नहीं है। वो नहीं है। हाँ। तो चैलेंजेबल मैटर बनता है। बनता है। बिहार सरकार ने कहा था हम सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जी। ये रिपोर्ट का लीगल वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अब तो लीगल वैल्यू उसका हो गया बिल्कुल जी जी और उसको लीगल मान्यता दे करके उसके तहत आपने किया। लेकिन एक बात और भी थी, वो जजमेंट जो पटना हाईकोर्ट का, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट जजमेंट कहा गया था कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस ठीक है। को ध्यान में रख करके हमने जाति जनगणना कराई है कि न्याय के साथ विकास हो। बिल्कुल। तो न्याय के साथ विकास के लिए उन्होंने कहा कि भाई न्याय में ये था कि हमारा जो ओबीसी SC ST मिला के जो 63.13% आ रहा है, उसके तहत हम उसको कम से कम 65% हम बढ़ा के दे रहे हैं। और आपको यह बता दें कि वो जो ईडब्ल्यूएस वाला हुआ था 10%, वो स्टेट के लिए ऐच्छिक था, ऑप्शनल था। जो स्टेट के लिए ऑप्शनल था उसको बिहार सरकार ने लागू कर दिया जी, था। जी, जी। अभी जो चैलेंज हुआ है पटना हाई कोर्ट में, दोनों चैलेंज हो गया है। ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस है वो भी चैलेंज हो गया है और ये भी चैलेंज हो गया है। और यह भी कुछ लोगों ने कहा कि जो उसमें प्रपोर्शन उन्होंने दिया है जाति जनगणना में, उस प्रपोर्शन में रिजर्वेशन नहीं आया है। अच्छा। क्योंकि उसमें तो जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब को ज़्यादा संख्या दिया था, बिल्कुल, जी, 36% दिया हुआ था, तो उस प्रपोर्शन को भी, उसको भी वायलेशन, उसके वायलेशन में भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर यहाँ फंस रहा है, अमेंडमेंट नहीं है। हाँ। अब कोर्ट में गया है, कोर्ट में स्टे हो या कोर्ट डिसमिस कर दे पिटीशन को, वो बात अपनी जगह है। सरकार को जो मिलना था वो मिल चुका। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि याचिकाकर्ता ने साफ साफ लहजे में बोला है कि ये संविधान के नियमों का और संविधान में जो बातें लिखी हुई उसके खिलाफ जाकर इसे लागू किया गया, तो वाकई में संविधान तभी तो रिट हुआ है ना। अगर संविधान में फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा तो रिट लाई नहीं करता है। रिट आप तभी आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, जिसको PIL में रिट की तरह ही होता है, तो वो आर्टिकल 226 में ही जाके होता है। तो उसमें जब आप रिट करते हैं, जिसको PIL में भी वही सेम कानून लागू है, संविधान का वायलेशन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिश होता है तभी आप कर पाएंगे। तो अब आगे देखिए, आपको क्या लगता है ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कोर्ट में? देखिए मामला थोड़ा, चूंकि EWS का मामला भी बीच में आ गया है और अमेंडमेंट का मामला भी है, तो थोड़ा ये लग रहा है चैलेंजेबल मामला तो है, चैलेंजेबल मामला तो है। और सरकार को भी इससे कोई मतलब नहीं है चैलेंज होता है क्या होता है। गवर्नमेंट हैज गेन व्हाट इट हैज इंटेंडेड टू गेट इट। अच्छा। जो सरकार को मिलना था वो मिल चुका है, मिल है, चुका, उस गेम में वो जीत चुकी है। वो अब आगे जो फैसला हो, बच गई जो। अच्छा, लेकिन आपने सरकार की बात की है तो यहाँ पर ये भी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि इसे आप संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो 9वीं अनुसूची को समझना चाहेंगे। देखिए, जब नेहरू जी की गवर्नमेंट थी और जमींदारी प्रथा खत्म की गई थी, तो सारे शंकरी प्रसाद बिहार के ही थे, वो चैलेंज किए थे और बहुत सारा जजमेंट उसमें केसेज था। वो गोलकनाथ वाला केस था, बहुत एक सीरीज सा बहुत सारा केस था। तो बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि तो ऐसे में तो जो हम समाज सुधार करना चाह रहे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लाए, उसमें कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक बनाया 9th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐड किया 9वीं सूची। उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में जिसको हम डाल देंगे, जिस कानून को, उस कानून में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अच्छा। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट, जिसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिया गया है आर्टिकल 144 में, कि किसी कानून की वैलिडिटी को चेक करेगी, देखेगी, उसको नहीं देख सकती। वो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब किसी कोर्ट के रिव्यू के दायरे से बाहर होगा। मतलब वो कानून कंप्लीटली पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ठप्पा है, जो चाहे सो। तो क्या वाकई में अगर ये 9वीं अनुसूची में डल जाता है? अब 9वीं सूची में जब हुआ, तो 9वीं सूची में उसके बाद नेहरू जी ने वही किया, जितने कानून बनते गए सबको 9वीं सूची में डालने शुरू कर दिया। मामला कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कहते हैं सर मामला नाक से ऊपर हो जाना, पानी जब उस सर के ऊपर चला गया, तब सुप्रीम कोर्ट जग गया। अच्छा। और केशवानंद भारती केस एक हुआ था 1973 में, 13 जज का बेंच बैठा था।
13 जजेस का बेंच 13 था। जजेस। उसमें उतना ही जज होता ही था जी, सुप्रीम कोर्ट। जी, एक जी। जज उसके बाद भी कहीं लोन पर कहीं रिटायर्ड जज को या कहीं बाहर से मंगा के रखा गया था। ठीक है। 7 और 6 से निर्णय हुआ था। जी। 7 जज गए थे प्रो में ठीक और है। 6 जज अगेंस्ट Against में में, गए थे। उन लोगों ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो हमारा इनहेरेंट पावर है कोर्ट का, ये पावर आप जो आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का पावर है, इसके तहत आप कैसे टच कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिखा था कि अमेंडमेंट के द्वारा हम जो भी करेंगे, एक आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में कहता है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट जो किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, कहीं से हनन करता है, वो निरर्थक होगा और वो निष्प्राण होगा, उसमें कोई फोर्स ताकत नहीं मानी जाएगी। तो क्या मतलब कि ये इंदिरा जो गांधी ने उसमें ऐड कर दिया, 13(4) ऐड कर दिया कि नहीं है, जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट के द्वारा जो लाएगी और 9वीं सूची में डाल देगी या अमेंडमेंट लाएगी, उस पर वो लागू नहीं होगा, और वो ऐड कर दिया। तो वकील साहब, क्या ये जो बात हो रही है कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो सारी परेशानियां खत्म नहीं, हो उसमें जाएंगी? जो 24/4/1973 का जो निर्णय हुआ है केशवानंद भारती वाले केस में, और बाद में फिर ओलिगा टेली वाले केस में था, और फिर आयोग के हिलो वाला केस में था, उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि 9वीं सूची को अवैध नहीं है। हम 9वीं सूची को भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और करेगी। ठीक है, वक्त कम है। एक आखिरी सवाल जल्दी से हम आपसे लेना चाहेंगे कि वकील साहब, आपको क्या लगता है कि अब कोर्ट से बिहार सरकार को झटका या फिर राहत? क्योंकि लगातार आरक्षण के दायरे को जब बढ़ाया गया तो खूब वाहवाही हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार सरकार पॉलिटिकल गेम था ये। ठीक है। बिहार सरकार अपना गेम जीत चुकी है। अच्छा। बच गई बात रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन से डेवलपमेंट की या राज खजाना के पैसा को बांटने की, वो अलग बात है। लेकिन जो गेम था वो गेम जीत चुकी है। पॉलिटिकल गेम नहीं, देखिए इलेक्शन का गेम ये सब होता है, क्योंकि आप देखते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर है। अभी सरकार आधी रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग से करती है, आउटसोर्सिंग पर लागू नहीं होगा ये चीज़। और अभी तो प्राइवेट तो क्या आगे क्या हो सकता है वकील साहब? बिहार के लिए मायने इसलिए रखेगा कि बिहार के जो बाकी बच्चे हैं उनको बाहर का रुख तो ऑलरेडी अख्तियार कर चुके हैं और बाहर जा भी रहे हैं, और उनको अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी काम करने में। तो सरकारी नौकरी उनको नहीं, अब तो लगभग कितना बच गया, लगभग 75 हो गया, तो 25 बच गया। कुछ एक दिन कुछ गणना आ जाएगी तो 25 भी असर हो जाएगा, 100% भी हो जा सकता है। वो तो अलग बात है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, जो होना होगा सो होगा, जो किया गया चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट कुछ भी करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, कहीं भी जाए, पॉलिटिकल गेन मिल गया सरकार को। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे वकील साहब, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सीरीज। बहुत शुक्रिया।